नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की इस श्रृंखला टारगेट पीसीएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला है। ये हमारी कई खंड की एक श्रृंखला है जिसमें कि हमारी कोशिश है कि हम पिछले वर्ष के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जिससे कि आगामी पीसीएस की जितनी भी आपकी होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, एमपी, राजस्थान पीसीएस हो, उन सभी के लिए ये आपके लिए उपयोगी होने वाली श्रृंखला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्रृंखला के इस एपिसोड की और साथ ही साथ आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस की अगर स्टेट करंट अफेयर्स की मैगजीन में अगर आप चाहें तो इस श्रृंखला को जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, इसको नोट्स के फॉर्म में भी आपके लिए ये चीजें उपलब्ध हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिलहाल इस एपिसोड की और देखते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स जो आपके आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो पहला यह है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा पहला शीर्षक है चपाता मिर्च और कन्नडिप्पया को मिला भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग। क्या है जल्दी से देखते हैं। तो देखिए, वारंगल की चपाता मिर्च है, टोमेटो चिली इसको कहा जाता है, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। तेलंगाना के लिहाज से अगर देखेंगे तो 18वां जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्पाद है, यानी तेलंगाना का 18वां उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तीसरा कृषि उत्पाद है जिसे कि यह मान्यता प्राप्त हुई है, यानी जीआई टैग मिला है। अब इसकी विशेष पहचान क्या है, तो आप देख सकते हैं कि इसका रंग ये गोल होती है, चमकीले लाल रंग की होती है, देखने में अगर दूर से देखेंगे तो टमाटर की तरह दिखती है और यह अपेक्षाकृत कम तीखी होती है, यानी ज्यादा तीखी नहीं होती है जैसे कि असम की जो मिर्च होती है, जैसे आपने भूत झुलकिया का नाम सुना होगा, बहुत ज्यादा तीखी होती है। इस मिर्च की अगर बात करें तो अपेक्षाकृत कम तीखी होती है और साथ ही साथ इसमें इसका रंग और स्वाद विशिष्ट होता है, इसी कारण इसको जीआई टैग दिया गया है। वहीं पर कन्नडिप्पया की बात अगर करें तो कन्नडिप्पया क्या है, सबसे पहले तो ये केरल से संबंधित है, ये याद रखेंगे, वहां की जनजातीय जो हस्तशिल्प है उससे इसका संबंध है। और एक क्या है, तो देखिए ये खाट की तरह आपको दिख रहा है लेकिन वास्तव में क्या है, चटाई है, वहां की जनजातीय हस्तशिल्प का एक उदाहरण है। राज्य की पारंपरिक जनजातीय कला को एक नई पहचान देता है क्योंकि इसको भी जीआई टैग मिला है। अब इसमें प्रमुख रूप से कौन से समुदाय संबंधित हैं, तो ओराली, मन्नान, मुथुआ, मलायन, कादर और उल्लादान, ये समुदाय जो है इसको तैयार करते हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, दर्पण जैसी चटाई। तो देखिए ये दर्पण की तरह दिख रही है, चमकीले परावर्तक डिजाइन को दिखा रही है, तो इसको आप याद रखेंगे, इनकी विशेष कला का प्रदर्शन है। इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है। अगला हमारा है शीर्षक, प्रधानमंत्री ने किया पंबन ब्रिज का उद्घाटन। पंबन ब्रिज काफी चर्चा में रहा था। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में इसका उद्घाटन किया। इसकी चर्चा इसलिए हो रही थी क्योंकि ये वर्टिकल, अब देखिए लिफ्ट हो जाता है, यानी कि इसको बीच में से उठाया जा सकता है और इस तरह से ये एक ऐसा समुद्री पुल है जिसको बीच में से वर्टिकल लिफ्ट करने की इसमें सुविधा है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि बीच में इसको उठाया जा सकता है, इसलिए ही इसका थोड़ा सा और इसकी चर्चा हो रही थी। अगर इसके उद्घाटन की बात करें तो ऐसा नहीं कि पहली बार बना है, बना ये 1914 में ही था, लेकिन फिर से इसको दोबारा इसको बनाया गया है और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। वो टेक्नोलॉजी क्या है, तो वर्टिकल लिफ्ट जो है उस तरह का समुद्री पुल है, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। अब इसमें 2.07 किलोमीटर इसकी लंबाई है, यानी 6,790 फीट लंबाई है और वर्टिकल लिफ्ट प्रणाली पर आधारित है और भारत में चूंकि पहली बार उपयोग हुआ है इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो पंबन ब्रिज आप याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 72.5 मीटर लंबा लिफ्ट स्पैन, यानी कि जिस चीज को लिफ्ट किया जा सकता है उसकी लंबाई कितनी है, 72.5 मीटर तक इसको उठाया जा सकता है। ठीक है, 17 मीटर तक ऊंचा उठाया जा सकता है और जो दूरी होगी, मतलब जिस एरिया को उठाया जाएगा वो 72.5 मीटर होगा। और कितना उठाया जा सकता है, तो सामान्य जो इसकी ऊंचाई है उससे 17 मीटर तक उठाया जा सकता है। अब इस पे क्या होगा, जो ट्रेनें हैं वो ज्यादा स्पीड से चल सकती हैं, पहले जो ब्रिज था उस पर ट्रेनें ज्यादा स्पीड से नहीं चल सकती थी, तो फिलहाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल पाएंगे अब ट्रेनें। और इस पर लागत की बात कर लें तो 550 से 700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है और ये माना जा रहा है कि अगले 100 वर्षों तक इसकी जो जीवन अवधि होगी वो डिसाइड की गई है। अगला है रोंगाली बिहू। अब आप जानते हैं बिहू कहाँ का त्योहार है, बिहू असम में मनाया जाता है और बिहू कई तरह के असम में होते हैं, जैसे रोंगाली है, काटी बिहू है, माघ बिहू है, तो उसी में रोंगाली बिहू की बात यहाँ हो रही है। असम राज्य में पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ रोंगाली बिहू जो है, या बोहाग बिहू भी कहा जाता है, इस उत्सव को मनाया गया है, इसकी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब ऐसा ना हो कि एग्जाम में रोंगाली बिहू आ जाए तो आप इसको सोचे कि कहीं और का त्योहार है, बिहू मतलब असम का ही है, उसी का एक प्रकार है। ये पर्व असमिया नववर्ष की शुरुआत और बसंत ऋतु में बुआई के मौसम के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है। तो ये सेंटेंस दे के भी पूछा जा सकता है कि ये किस लिए मनाया जाता है, तो असमिया नववर्ष की शुरुआत के तौर पर भी देखा जा सकता और बसंत ऋतु की जो बुआई के मौसम का प्रतीक भी ये माना जाता है। अब असम के 3 प्रमुख बिहू पर्वों में से सबसे महत्वपूर्ण रोंगाली बिहू को ही माना जाता है, चाहे वो काटी बिहू है, माघ बिहू है
रोंगाली बिहू नए वर्ष की एक शुरुआत के तौर पर देखा जाता है, तो इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है। रोंग का अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। बिहू नृत्य यहाँ पर किया जाता है, पारंपरिक लोकगीत गाए जाएंगे, वाद्य यंत्र बजाए जाएंगे, जिस तरह से त्योहार मनाया जाता है, और गोगोना आदि के लय पर ये सब सारी चीजें संपन्न होती हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 आपको उत्सव दिखाई दे रहे हैं। रोंगाली बिहू जो कि अप्रैल में मनाया जाता है, इसको बोहाग भी कहते हैं, समय बोहाग का होता है। बुआई का मौसम शुरू होता है, समिया नववर्ष की शुरुआत होती है। काटी बिहू की बात कर ले तो अक्टूबर में जब कटाई होती है, फसल का मध्य मौसम, अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। उसी तरह से माघ बिहू जो कि जनवरी के महीने में फसल कटाई का अंत होता है, यानी संपन्न हो जाता है, और एक सामुदायिक उत्सव के रूप में माघ बिहू को भी मनाया जाता है। अगला है भागवत गीता और नाट्य शास्त्र। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये जरूर परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए भागवत गीता और नाट्य शास्त्र ये दोनों ही यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल कर ली गई हैं। याद रखिएगा कि जो भी इस तरह की चीजें होती हैं जिसको कि जो पुरानी है, महत्वपूर्ण है, तो उसको इस रजिस्टर में शामिल किया जाता है, यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। हाल ही में यूनेस्को ने क्या किया, तो भगवत गीता की प्राचीन पांडुलिपियों को, प्राचीन पांडुलिपियों का मतलब क्या होता है? पांडुलिपियां क्या होती थी? मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखी गई थी। इसका मतलब कि ऐसे दस्तावेज होते थे जो किसी भी विषय, ज्ञान, साहित्य, धर्म या ऐतिहासिक जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए हाथ से ही उस समय लिखा जाता था, क्योंकि अक्सर पुराने जमाने में लोग ताम्रपत्र का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए, भोजपत्र का इस्तेमाल करते थे, कपड़े या चमड़े का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सारी चीजें क्या थी? उस पर हाथ से लिखा जाता था, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट या पांडुलिपि कहते हैं। तो भगवत गीता की जो पांडुलिपि थी उसको इसमें यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, और साथ साथ भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र लिखा था उसको भी इस प्रतिष्ठित सूची में स्थान दिया गया है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। तो दोनों नाम याद रखेंगे। भारत की तरफ से कुल जो दस्तावेज हैं, इसमें जो धरोहरें हैं, दस्तावेजी धरोहरें, उनकी संख्या कितनी हो गई है? तो 14 इनकी संख्या हो गई है। इस संख्या को भी याद रखना है। वहीं पर वैश्विक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो कुल संख्या है 570। भारत की तरफ से कितनी? 14। इसको आप याद रखेंगे। अब देखिए ये क्या होता है रजिस्टर, इसको भी देख लीजिए। यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, तो ये रजिस्टर जो है वर्ष 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका लक्ष्य यही था कि विश्व के जितने महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं जिनको कि एक धरोहर के तौर पर देखा जाता है, उनको संरक्षित रखा जाए। इसलिए 1992 में शुरुआत हुई। अब इसमें पुस्तकें भी हो सकती हैं, इसमें पांडुलिपियां हो सकती हैं, इसमें मानचित्र हो सकते हैं, ध्वनि या वीडियो से संबंधित चीजें, दुर्लभ सामग्री अगर कोई है तो वो भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। वर्ष 2025 में 74 नई प्रविष्टियां इसमें ऐड की गई हैं। तो वर्ष 2025 के लिहाज से संख्या 74 भी याद रखिएगा। यह भी पूछा जा सकता है कि यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में वर्ष 2025 में कितनी प्रविष्टियां शामिल हुई? तो 74 प्रविष्टियां इसमें शामिल हुई हैं। 100 से अधिक देशों में इसकी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समितियां सक्रिय हैं, ये भी है, एक तथ्य है, याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की तरफ चलते हैं। तो देखिए बांग्लादेश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्या है आर्टेमिस समझौता? तो बांग्लादेश ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आर्टेमिस समझौते में पहले से ही भारत सम्मिलित है। भारत 27वें देश के रूप में इसमें हस्ताक्षर कर चुका है, और अंतरिक्ष का उपयोग हम शोषण परक तरीके से न करें, इसी के लिए समझौता किया गया। तो आर्टेमिस समझौते पर फिलहाल किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश ने हस्ताक्षर किए हैं, और इस वैश्विक पहल में शामिल होने वाला बांग्लादेश 54वां देश है। तो ये याद रखेंगे। समझौता क्यों है? तो अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक उपयोग के लिए है, न कि शोषण करने के लिए। तो ये याद रखिएगा, इसके लिहाज से ही ये अंतरराष्ट्रीय समझौता है। अब ये समझौता अमेरिकी विदेशी विभाग और नासा के द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के द्वारा इसकी शुरुआत जब हुई थी, तो उसमें कौन कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम, इनके साथ 2020 में कब शुरू हुआ? 2020 में देखिए, नागरिक अन्वेषण को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि हम अगर खोज करने के लिए ऐसे जगहों पर जाते हैं, मान लीजिए चंद्रमा पर जा रहे हैं, किसी दूसरे ग्रह पर जा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वहां का दोहन शुरू हो जाए। वहां का जो उद्देश्य हो हमारा, वो चाहे चंद्रमा हो, मंगल हो, धूमकेतु हो, क्षुद्र ग्रह हो या बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग हो, वो एक वहां पर एक सामान्य सिद्धांत बनाया जाए कि हम अमुक कार्य के लिए, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए ही जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि हम वहां पर जाकर प्लॉट की सेलिंग शुरू कर दें। तो उसके लिए एक नियम कानून संहिता होनी चाहिए। उसके लिए ही आर्टेमिस समझौता किया गया था, जिसकी शुरुआत अमेरिकी विदेश विभाग और नासा के द्वारा 7 अन्य संस्थापक सदस्यों के साथ मिलकर वर्ष 2020 में शुरू की गई। इस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 27वें देश के रूप में भारत को भी जाना जाता है। अगला है मॉरिशस ने आईएसए देश साझेदारी ढांचे पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए, मॉरिशस ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए के साथ एक साझेदारी जो ढांचा होता है, सीपीएफ होता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीएफ मतलब जो कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क होता है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। और अफ्रीकी क्षेत्र का ऐसा ये देखें तो पहला और साथ साथ विश्व के लिहाज से देखें तो चौथा देश बन गया है। किसने किए हैं? मॉरिशस ने किए हैं। तो मॉरिशस ने
इस पर हस्ताक्षर किया। बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा, 3 अन्य इस ढांचे पर हस्ताक्षर इन्होंने किए थे। सीपीएफ की मुख्य बात क्या है, तो एक सहयोगात्मक फ्लोटिंग सोलर, रूफटॉप सोलर और सौर जल पंपिंग, हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों पर यह विशेष ध्यान देने का काम करेगा। इस साझेदारी की अवधि कितनी है, तो 3 वर्षों के लिए यह साझेदारी निर्धारित की गई है, जिसको इन लोगों की आपसी सहमति इस पर होगी। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो एक परिकल्पना में इसमें भारत भी शामिल था। भारत और फ्रांस ने इसकी परिकल्पना की थी, आईएसए की, भारत और फ्रांस के द्वारा। तो याद रखिएगा ये दोनों नाम भी। सौर ऊर्जा समाधान कैसे बढ़िया से बढ़िया तरीके से हो सके, इसके लिए जलवायु परिवर्तन के खिलाफ हम जो प्रयास कर रहे हैं उसमें सौर ऊर्जा एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। तो इस लिहाज से इस दिशा में भारत और फ्रांस ने परिकल्पना की थी और उनके संयुक्त प्रयास के रूप में ही आईएसए आया। मूल उद्देश्य की बात करें तो अपने सदस्य देशों में ऊर्जा तक पहुंच को कैसे सुगम बनाया जाए, ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये सारा ही इसका मूल उद्देश्य है। अब देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में 7 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। कभी कभी सीधे संख्या पूछ लेती है पीसीएस की परीक्षाओं में कि भारत और श्रीलंका के बीच में कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए, तो 7 समझौते उसमें हुए हैं। तो कभी कभी उसकी बातें भी पूछी जा सकती हैं, तो एक सरसरी निगाह में देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जब श्रीलंका यात्रा किए तो वहां पर दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति में भी काफी गूंज हुई इस चीज की। तो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान ही क्या हुआ, श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो समझौता हुआ, सहमति हुई, कितने समझौतों पर हुई, 7 सहमति ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। क्या क्या है उसमें, कुछ प्रमुख बातें। एक तो 5 वर्षीय रक्षा सहयोग समझौता किया गया, यानी कि दोनों ही देश क्या करेंगे, रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास भी होगा, समुद्री निगरानी, रक्षा उत्पादन में सहयोग होगा, ये सारी चीजें इसमें शामिल होगी। और साथ साथ भारत विरोधी गतिविधियों में उसके भूमि का उपयोग, यानी श्रीलंका की भूमि का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों में नहीं होगा, यह भी समझौता किया गया। तो एक महत्वपूर्ण समझौता है। इसके अलावा ग्रिड इंटरकनेक्शन का समझौता हुआ। ट्रैंकोमाली ऊर्जा हब, यानी भारत श्रीलंका यूएई के बीच एक त्रिपक्षीय साझेदारी के तौर पर ट्रैंकोमाली ऊर्जा हब बनाया जाए, इसके लिए समझौता हुआ। रेल, सौर ऊर्जा, धार्मिक स्थलों पर सोलर पैनल के लिए भारत की सहायता से श्रीलंका में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा, इस पर समझौता हुआ। $100 मिलियन का ऋण माफ, ब्याज दरों में छूट भारत की तरफ से, ये एक समझौता है। क्षमता निर्माण प्रशिक्षण, यानी कि वहां पर क्षमता निर्माण होगा, प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा, चाहे वो विधायी क्षेत्र हो, न्यायिक क्षेत्र हो या मीडिया के क्षेत्र में, यह भी समझौता है। और साथ साथ भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं वैसाख दिवस पर श्रीलंका को भेजे जाएंगे, एक सांस्कृतिक समन्वय के प्रतीक के तौर पर। और नेबरहुड फर्स्ट के साथ महासागर दृष्टिकोण को भी मजबूती देने के लिए समझौता किया गया है। अगला है दुबई के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा। दुबई के क्राउन प्रिंस जो है भारत की यात्रा पर आए, कमेंट करके बताइए कब आए और इनका नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। बैठक में जब बैठक हुई तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। तो तथ्यों के आधार पर कभी कभी 2 कथन देकर यह भी पूछा जाता है, तो एक नजर इस पर भी डालते हैं। तो देखिए, आईआईएम अहमदाबाद का अंतरराष्ट्रीय परिसर खोला जाएगा दुबई में, महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से एक बन सकता है। उसके बाद आप देखिए, जहां सितंबर 2025 से ही पहला एमबीए का कोर्स संचालित होगा, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, दोनों तथ्य महत्वपूर्ण है। फिर आईआईएफटी का पहला विदेशी परिसर इंडिया पवेलियन एक्सपो सिटी दुबई में खुलेगा। तो देखिए, ये तीनों ही कथन ऊपर के आपके लिए एक अलग से प्रश्न बन सकते हैं। फिर वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत मार्ट परियोजना की नींव रखी गई। दुबई चैंबर ऑफ कॉमर्स का भारत कार्यालय स्थापित करने की घोषणा भी की गई। तो ये सारे ही सारे आपसे प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। यूएई में भारत यूएई मैत्री अस्पताल के लिए भूमि आवंटित की गई, यानी यूएई में भारत यूएई मैत्री अस्पताल भी खोला जाएगा, उसके लिए भूमि आवंटित हुई, यह भी प्रश्न है। कोच्चि और वाडिनार में जहाज मरम्मत क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। अब यह भी पूछा जा सकता है आपसे, कहां पर, कोच्चि और वाडिनार, ये नाम याद रखेंगे, यहां पर जहाज मरम्मत किया जाएगा, उसके लिए क्लस्टर डेवलप किया जाएगा। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम के अंतर्गत देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 काफी चर्चा में था, राष्ट्रपति से उसको स्वीकृति प्राप्त हो गई, यानी कि विधेयक किसमें बदल गया, विधिक रूप से एक अधिनियम में वो परिवर्तित हो गया। इससे भी सवाल बनेंगे। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधानों पर एक नजर डालें, इसको विस्तार से आप जरूर पढ़िएगा। साथ साथ एक रिवीजन के लिहाज से आपके सामने यहाँ हम लेकर आए हैं। इसमें क्या है, तो ट्रस्ट और वक्फ की स्पष्ट सीमांकन को यहाँ पर दर्शाया गया है, यानी कि जो ट्रस्ट है और वक्फ है उन दोनों के बीच में जो भेद है उसको यहाँ पर दर्शाया गया। क्या कहा गया कि अब मुस्लिमों द्वारा स्थापित अगर कोई ट्रस्ट है, मान लीजिए किसी सामाजिक कार्य के लिए कोई ट्रस्ट स्थापित किया गया, तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा, यानी सीमांकन स्पष्ट कर दिया गया, जिससे कि उनके प्रबंधन में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। सरकार का हस्तक्षेप वहां पर ट्रस्ट में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, वहां पर वो सामाजिक कार्य के लिए है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। वक्फ समर्पण की पात्रता भी यहाँ पर बताई गई, यानी केवल वही व्यक्ति वक्फ संपत्ति को समर्पित कर सकते हैं जो कम से कम
5 वर्षों से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ महिलाओं को भी इसमें कुछ अधिकार मिले हैं, विरासत अधिकार है। जैसे वक्फ घोषित करने से पहले परिवार की जो महिला होंगी, जो विधवा होंगी, तलाकशुदा महिला होंगी या अनाथों के अधिकार है, उनको भी सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख संशोधन है, इसको विस्तार से आप जरूर पढ़िएगा। धारा 40 जो थी उसका विलोपन किया गया है। वक्फ बोर्ड अब बिना साक्ष्य के किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर सकता है, तो धारा 40 जो है उसको विलोपित कर दिया गया है। विवाद निपटान के लिए न्यायाधिकरण भी बनाया गया है, यानी वक्फ न्यायाधिकरण में 3 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कौन होगा? तो जिला न्यायाधीश होगा, राज्य सरकार का अधिकारी होगा और मुस्लिम कानून का एक विशेषज्ञ होगा। अब न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध भी आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन 90 दिन के भीतर ही आप अपील कर सकते हैं। ये भी इसमें कंडीशन जोड़ी गई। प्रौद्योगिकी का समावेश, यानी वक्फ संपत्तियों के लिए केंद्रीय डिजिटल पोर्टल भी बनाया जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं जो आप पढ़ लेंगे, विस्तार से देख लेंगे। इसके अलावा विविध प्रतिनिधित्व देने का मतलब हुआ वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम और साथ साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों में कम से कम 2 महिलाएं भी होंगी। ये भी प्रोविजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है तथ्य के रूप में आपके सामने देकर। फिर शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी, ओबीसी मुस्लिम समुदाय जो है उनका भी प्रतिनिधित्व इसमें सुनिश्चित किया जाएगा। विवादित वक्फ दावों पर परिसीमन अधिनियम लागू होगा, यानी कि जो भी विवादित मामला होगा इससे आवश्यक मुकदमेबाजी कम होगी ताकि न्यायिक प्रक्रिया को तेज किया जा सके। उसमें क्या होगा, उसकी सीमाएं तय की जाएंगी और जल्दी उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश किया जाएगी। तो ये भी एक इसमें प्रोविजन जोड़ा गया। अगला है तटीय नौवहन विधेयक 2024। अब देखिए लोकसभा ने क्या किया, तटीय नौवहन विधेयक 2024 को पारित कर दिया। क्या है इसका उद्देश्य? क्या है? तो उद्देश्य यही है कि जो तटीय नौवहन क्षेत्र है उसको मजबूत करना है, ताकि हम जो है ज्यादा से ज्यादा, अभी तक हम किस पे निर्भर हैं? ज्यादा से ज्यादा सड़कों पर निर्भर है। सड़कों से हमारा 66% व्यापार होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो रेलवे पर निर्भर है, 31% व्यापार होता है। इस पर बर्डन बहुत ज्यादा है। इस बर्डन को कम करते हुए हम क्या करें, तटीय नौवहन क्षेत्र को मजबूत करें। अब इसमें भारत के तटीय जलमार्गों का उपयोग हमको बढ़ाना होगा, तभी तो मजबूत होगा। अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसको चूंकि ये सस्ता होता है, जलमार्ग जो है सस्ता होता है, तो हमारा परिवहन जब सस्ता होगा तो उसका फायदा हमको मिलेगा। तो पर्यावरण अनुकूल भी है, इसमें प्रदूषण भी नहीं होता है। तो इस तरह से सस्ता भी है और पर्यावरण अनुकूल है, तो एक बेहतर मार्ग भी है। वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वर्तमान स्थिति आप देखिए तो भारत में तटीय शिपिंग का हिस्सा केवल 5% है, जबकि यूरोपीय संघ में जब आप जाएंगे तो इस 40% तक यह हिस्सा है। अब भारत में जहां पर सड़क 66%, रेल 31% है, इस पर बर्डन तो ज्यादा है ही, साथ साथ इसके माध्यम से प्रदूषण फैलता है, ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का खर्च जो है वो ज्यादा होता है। तो उस खर्च को घटाने के लिए इसको शुरू करने की पहल की गई है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित विधेयकों पर राष्ट्रपति के निर्णय है तो समय सीमा का निर्धारण किया गया है। अब ये क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया है, आरक्षित जो विधेयक होते हैं उस पर राष्ट्रपति के निर्णय के लिए कहा है कि एक समय सीमा डिसाइड करना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी इस प्रकार के जो मामले होते हैं उसका निस्तारण हो सके। अब मामला क्या था, तो मामला तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल 2023 मामला था, और मुद्दा ये था कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को जो भेजे गए विधेयक थे उस पर निर्णय लेने में देरी हो रही थी। तो यहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। उसी फैसले को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है। तो राष्ट्रपति को निर्णय लेने की समय सीमा तय की गई सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में। यह कहा गया कि राष्ट्रपति को विधेयक पर 3 महीने के भीतर ही निर्णय लेना होगा। ऐसा नहीं है कि वो इससे ज्यादा इसको खींच सकते हैं। अनिश्चित देरी जो है वो स्वीकार नहीं की जाएगी जब तक कि कोई ठोस कारण ना हो। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल अनिश्चित काल के लिए किसी भी विधेयक को निलंबित नहीं कर सकते हैं। विलंब का कारण बताना होगा। अगर निलंबित करेंगे तो निर्णय में देरी क्यों हो रही है, उचित कारणों के साथ राज्य सरकार को भी आप सूचित करिए। अगर लगता है कि हाँ बहुत जेन्युइन रीजन है तो ठीक है, अदरवाइज इस पे 3 महीने से ज्यादा का विलंब नहीं होना चाहिए। पूर्ण वीटो नहीं कर सकते, राष्ट्रपति निर्णय टालकर चुपचाप विधेयक रद्द नहीं कर सकते। निर्णय के लिए ठोस कारण जरूरी है, ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठोस आधार अगर नहीं होगा तो ये मनमानी के तौर पर देखा जाएगा। समय सीमा का पालन ना हो तो कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। यदि राष्ट्रपति समय पर निर्णय नहीं लेते तो राज्य सरकार रिट याचिका दाखिल कर सकती है और कोर्ट से जो मैंडेमस ले सकती है। राज्यपाल द्वारा विधेयक दोबारा पारित अगर होता है तो राज्यपाल को ऐसे विधेयक को स्वीकृति देना अनिवार्य होता है, और राष्ट्रपति पर हालांकि यह बाध्यता नहीं होती है, क्योंकि मामला अनुच्छेद 201 से संबंधित है। संवैधानिक संदेह की स्थिति में सलाह भी यहां पर कहा गया कि यदि राज्यपाल विधेयक को संविधान के अनुसार संदिग्ध मानते हैं तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। हालांकि यह अनिवार्य नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इसको आप जरूर ध्यान से देखिएगा। पंचायत उन्नति सूचकांक, पंचायतों में उन्नति कैसी है, पंचायतों की व्यवस्था कैसी है, उसके लिए ये सूचकांक जारी किया गया।
तो पंचायत उन्नति सूचकांक जो है महत्वपूर्ण है, काफी पूछा जा सकता है। ग्रामीण भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको प्रोत्साहित करने के लिए इस पंचायत उन्नति सूचकांक को जारी किया गया। इसमें पंचायती राज मंत्रालय ने इस सूचकांक को पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको पीएआई भी कहते हैं, उसको लॉन्च किया गया है। 2.5 लाख से अधिक जो ग्राम पंचायतें हैं उसकी प्रगति को मापने के लिए पीएआई को लॉन्च किया गया है, जिसमें कि क्या देखा जाएगा कि पंचायतों में कितनी ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता कितनी है, वहां पर उत्तरदायित्व और दक्षता की ओर वो बढ़ रहे हैं कि नहीं, इस दिशा में उनका मूल्यांकन होगा। पंचायतों की जो जितनी भी नीतिगत योजनाएं हैं वहां पर उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, संसाधनों का क्या कुशल उपयोग पंचायतें कर रही हैं कि नहीं, और स्थानीय स्तर पर जो एसडीजी गोल जो हमारे हैं उनके उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतें कितनी सक्षम बन रही हैं, इस चीज का ये प्रदर्शन इसमें होगा। अब राज्यवार प्रदर्शन विश्लेषण पर एक नजर डालें तो गुजरात यहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, 346 ग्राम पंचायतों के साथ सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसकी सारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन की हैं। दूसरे स्थान पर तेलंगाना 270 पंचायतों के साथ दूसरे स्थान पर है। फिर महाराष्ट्र आप देख रहे हैं वो, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश और फिर उत्तर प्रदेश का स्थान है। इसने भी सराहनीय प्रदर्शन किया, उच्च श्रेणी में इन राज्यों ने भी अपनी स्थिति दर्ज की। इसके विपरीत आप देखें बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जो है, इसकी अधिकांश पंचायतों जो है वो आकांक्षी श्रेणी में है। तो आकांक्षी श्रेणी क्या है, इसमें अलग अलग श्रेणियां बनाई गई हैं। ग्राम पंचायतों, जितना स्कोर ग्राम पंचायत अलग अलग श्रेणियों के आधार पर पाएंगे उसके हिसाब से उनकी श्रेणियां है। जैसे पूरे जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं सारे लक्ष्य अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उसको अचीवर कहा जाएगा। स्कोर अगर 90 प्लस रहता है तो अचीवर श्रेणी होगी। दूसरा अग्रणी है, यानी फ्रंट रनर 75 से 90 के बीच स्कोर होगा। बेहतर प्रदर्शन परफॉर्मर 60 से 75 के बीच स्कोर होगा। तो 40 से 60 के बीच में एस्पिरेंट यानी आकांक्षी श्रेणी में, जिसमें कि बिहार की ज्यादातर आप देखे हैं वहां की जो पंचायतें दिखाई दे रही थी। और आरंभिक स्तर यानी बिगिनर के तौर पर 40 से नीचे स्कोर होगा। तो ये श्रेणियां हैं, 5 श्रेणियां, इसी में अलग अलग श्रेणियों में सभी को रखा जाएगा उनके स्कोर के आधार पर। अब देखिए वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024। अब क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 जारी की। सबसे पहले तो यही एक प्रश्न है कि किसने जारी किया, तो आईईए ने यानी कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने वैश्विक ऊर्जा समीक्षा 2024 को जारी किया। अब क्या है ये, तो ऊर्जा की मांग, उसकी आपूर्ति, प्रौद्योगिकी और CO2 उत्सर्जन के रुझान क्या है उसी का विश्लेषण इसमें किया गया है। ऊर्जा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की दिशा को समझने के लिए ये ऊर्जा समीक्षा, जो वैश्विक ऊर्जा समीक्षा है, ये महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया, तो ये बताया गया कि जो ऊर्जा की मांग है उसमें वृद्धि हुई है। वैश्विक ऊर्जा की मांग में कितनी वृद्धि बताया गया है, वैश्विक ऊर्जा समीक्षा रिपोर्ट में 2.2% की वृद्धि हुई है, जिसमें कि जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका योगदान 80% है। यानी कि ज्यादा डिमांड कहां पर हुई, ऊर्जा की, जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं। अक्षय ऊर्जा का विस्तार हुआ है, ये एक अच्छी खबर भी है। जो अक्षय ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें विस्तार देखा गया है, जिसमें कि 700 गीगावाट की रिकॉर्ड क्षमता इसमें एड ऑन हुई है। और कुल ऊर्जा वृद्धि का 38% है, यानी जितनी भी ऊर्जा में वृद्धि हुई है उसका 38% अक्षय ऊर्जा में वृद्धि है। तो ये एक अच्छी खबर है। अब इसमें चीन देखिए, चीन ने अच्छा काम किया है। चीन ने सौर ऊर्जा में 340 गीगावाट और पवन ऊर्जा में 80 गीगावाट ऐड किए हैं, जिससे कि दुनिया का अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक बन गया है। तो दुनिया का अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक कौन सा देश बना है, प्रश्न यहां से भी है, तो चीन बना है। इसके बाद भारत ने भी आप देखें अच्छा प्रदर्शन किया है और 30 गीगावाट और सौर ऊर्जा जोड़ा है इसने, यानी कि सोलर एनर्जी में 30 गीगावाट ऐड किया है। भारत ने अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को मजबूत किया है। तो पहले पायदान पर चीन है, याद रखिएगा। प्राकृतिक गैस की मांग में वृद्धि हुई है। प्राकृतिक गैस की मांग में 2.7% की वृद्धि हुई है। इसका मुख्य कारण ये था कि जो चीन में LNG है उसका उपयोग बढ़ा है। कोयले की मांग की देखें तो वैश्विक स्तर पर कोयले की मांग में 1% की वृद्धि यहां पर भी हुई है, जिसमें कि चीन 60% और भारत 75% इसमें प्रमुख योगदान देने वाले देश हैं। हालांकि वैश्विक विद्युत उत्पादन में कोयले की जो हिस्सेदारी है वो घटी है, यानी कि जो विद्युत उत्पादन हो रहा है उसमें कोयला से जो विद्युत बन रहा था उसकी जो है हिस्सेदारी जो है वो घटकर 35% रह गई है। और वर्ष 1974 के बाद ये निम्नतम स्तर माना जा रहा है। कच्चे तेल की मांग में कमी है, यानी कि पहले जिस रेशियो से डिमांड था उस रेशियो के आधार पर देखेंगे तो वो वृद्धि का अनुपात आपको नहीं दिखेगा। 0.8% की वृद्धि ही दर्ज की गई है, पहले की तुलना में कम है, जो कि ये दर्शा रहा है कि कच्चे तेल की मांग में कमी दिखाई दी है। साथ ही साथ परिवहन क्षेत्र में तेल खपत में गिरावट आई है, ये भी एक इसका रीजन माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन जो है उसके बढ़ते तादाद भी है इसका कारण माने जा रहे हैं। हाई स्पीड जो रेल नेटवर्क का विस्तार हो रहा है वो भी इसका कारण माना जा रहा है।
अगला है भीम 3। अब देखिए भीम 3 जो है ये भी चर्चा में है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। भीम 3 की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई की सहायक कंपनी जो है एनपीसीआई भीम सर्विस लिमिटेड एनबीएसएल ने उसने क्या किया है, क्या जारी किया है, तो उसने भारत इंटरफेस फॉर मनी यानी भीम ऐप जो है उसका एक नया संस्करण यानी भीम 3 उसको लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं इसमें ऐड ऑन की गई हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो बेहतर इसको बनाती हैं पहले के ऐप की तुलना में। अब भीम 3 जो है 15 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, यानी कि भाषा इसमें बैरियर नहीं बनेगी। कम इंटरनेट पे भी इसकी कार्य क्षमता होगी, अगर कहीं इंटरनेट की स्पीड कम आ रही है तो भी ये भीम 3 काम करेगा। वित्तीय प्रबंधन और व्यय का ट्रैकिंग भी करेगा, यानी कि अगर आप बैलेंस कम हो रहा है तो वो भी इंडिकेट करेगा कि बैलेंस कम हो रहा है। साथ ही साथ स्पेंड एनालिटिक्स फीचर, ये फीचर क्या करता है, उपयोगकर्ता जो होते हैं उनके मासिक खर्च, आपने कितना कितना कहां खर्च किया वो भी दिखाएगा आपको। बजट प्रबंधन में इससे मदद मिलेगी। सुरक्षा प्रोटोकॉल भी जोड़े गए हैं जिससे कि धोखाधड़ी मामलों को कम किया जा सके। एक्शन नीडेड असिस्टेंट यानी लंबित बिलों को याद दिलाएगा, अगर कोई बिल पेमेंट आपको करना है आपने नहीं किया है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मोबाइल रिचार्ज अगर आप कभी किए होते हैं तो दोबारा जब उसकी अवधि आती है तो वो नोटिफिकेशन आने लगता है आपके सामने, तो उसी तरह से एक्शन नीडेड असिस्टेंट इसमें है जिससे कि लंबित बिल अगर कोई है तो उसकी याद भी दिलाएगा। बैलेंस कम होने पर अलर्ट भी भेजने का काम करेगा। तो ये कुछ फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। व्यापारियों के लिए भीम वेगा यानी कि भीम 3 में ही भीम वेगा नामक एक इन ऐप भुगतान समाधान जोड़ा गया है जो कि व्यापारियों को सीधे ऐप के भीतर ही लेन देन करने की अनुमति देता है। अब भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई ये क्या है भाई, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2008 में। साथ साथ ये भी याद रखिएगा आरबीआई और भारतीय बैंक संघ द्वारा एक अधिनियम था जिसको कि समुदाय तथा निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के नाम से जानते हैं। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत में क्या करता है, तो खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली की निगरानी और प्रबंधन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला है इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल। क्या है, तो हाल ही में स्किल्स का मतलब ये जो कौशल है, कौशल का विकास करने के लिए कैसे उसको एक्सेलरेट किया जाए, तो इसको उद्यमिता मंत्रालय ने विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से, तो भारत की तरफ से उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच दोनों के सहयोग से इंडिया स्किल्स एक्सेलरेटर पहल यानी आईएसए इसकी शुरुआत की है। क्या है, तो राष्ट्रीय सार्वजनिक निजी सहयोग का एक मंच है और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो स्किल डेवलप कैसे हो, उसके लिए कैसे अनुकूल परिस्थितियों का सृजन हो, तो कौशल परिस्थितिक तंत्र में जो भी जटिल चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को कैसे उसका समाधान किया जाए, यही इसका उद्देश्य है। और देश को विश्व की कौशल राजधानी यानी स्किल की कैपिटल के तौर पर देश को डेवलप किया जाए। अगला है विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा प्रतिरक्षा के क्षेत्र में चलते हैं, तो भारतीय नौसेना की हिंद महासागर क्षेत्र में एक नई पहल हुई है, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आईओएस सागर और आईकीमी इसकी शुरुआत की गई है। अब भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में क्या किया है, उसने समुद्री भूमिका को अपनी और बढ़ाते हुए ये दो पहल की शुरुआत की है। क्या है, आईकीमी की अगर बात करेंगे, चलिए पहले आईओएस की चर्चा करते हैं फिर आईकीमी पे आते हैं। तो यहां पर देखिए इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो समुद्री सुरक्षा है यानी समुद्र में भारत की सुरक्षा जो है, भारत की उसमें भूमिका जो है उसको बढ़ाया जाए समुद्री सुरक्षा में। अब इसमें जो सहयोगी देश हैं उनके साथ रणनीतिक साझेदारी के माध्यम से यानी अन्य देशों के साथ मिलकर सहयोग करके समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है और इसमें समुद्री सुरक्षा में भारत की भूमिका को भी बढ़ावा देना उद्देश्य है। अब इसी में ये पहली पहल जो आपको दिखाई दे रही है आईओएस सागर यानी हिंद महासागर जहाज आईओएस सागर, इसमें आईओआर देशों के साथ निरंतर सहयोग की दिशा में ये एक पहल है, यानी कि समुद्री सुरक्षा सहयोग करने के लिए एक पहल है आईओएस सागर। इस पहल में क्या है, तो भारतीय नौसेना के अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुनैना का इस्तेमाल किया गया है। आईएनएस सुनैना आईओएस सागर में भारत की तरफ से है। और मित्र देश इसमें कौन कौन से हैं, तो 9 मित्र देश हैं। कौन कौन से 9 मित्र देश हैं, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका। अब ये सारे देश मिलकर इनके संयुक्त चालक दल, सबके अपने अपने कोई ना कोई जहाज होंगे भारत की तरफ से, जैसे कौन सा है, आईएनएस सुनैना है। अब ये सारे चालक दल क्या करेंगे, दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर में तैनात किए जाएंगे और वहां की समुद्री सुरक्षा के ऊपर ये ध्यान देंगे। आईएनएस सुनैना की यात्रा फिलहाल जब शुरू हुई है तो दार एस सलाम यानी तंजानिया, नकाला मोजाम्बिक, पोर्ट लुइस मॉरिशस, पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स, माले मालदीव जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों का दौरा यहां पर किया गया और संयुक्त निगरानी भी की गई।
दूसरा है अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम एंगेजमेंट यानी आईकेमी। आईकेमी नाम जो है, देखिए इसके अगर बात करेंगे तो ये अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री जुड़ाव, जिसका संस्कृत में अर्थ है एकता, इसका नाम ही है, संस्कृत में अगर इसका अर्थ लेंगे तो एकता है। यानी कि अगर देखें तो भारतीय नौसेना और तंजानिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स प्रशिक्षण एवं परिचालन, इसमें देखेंगे तो परिचालन और इसके दो चरण हैं। तो इसमें बेसिकली अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट है, यानी कि एक भारत की तरफ से और साथ साथ भारतीय नौसेना और तंजानिया अफ्रीका की नौसेना है, उनके बीच में ये संयुक्त एक पहल के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस पहल में पहला संस्करण जो है वो अप्रैल 2025 में भारत और तंजानिया की सह मेजबानी में शुरू होगा, दार एस सलाम में आयोजित होगा। इसमें क्या होगा तो कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स, दक्षिण अफ्रीका, भारत और तंजानिया सहित कुल 11 देश भाग लेंगे। और इसमें क्या किया जाएगा, दोनों देश भाग लेने के साथ साथ अलग अलग चरणों में एक दूसरे से लाभान्वित होंगे, जैसे एक संयुक्त प्रयास होता है उसी तरह से एक दूसरे के साथ यहाँ पर प्रयास करके, और ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे जो समुद्र में जैसे समुद्री डकैती हो जाती है या अन्य जो अभियान, खोज बचाव अभियान होते हैं, उसको कैसे बेहतर तरीके से किया जाए और समुद्री डकैती वगैरह को कैसे रोका जाए। तो नाविक कला का जो कौशल है उसको सीखने का काम यहाँ पर होगा। इसमें हेलीकॉप्टर संचालन जैसे सामूहिक अभ्यास भी शामिल है, तो याद रखिएगा इन दोनों पहलों को। लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्या है तो ग्लाइड बम है, कितनी छोटी दूरी की लंबी दूरी, तो लंबी दूरी का क्या नाम है इसका, गौरव। देखिए इसकी हेडिंग में ही सवाल है, 2-3 सवाल तो आपका हेडिंग में ही है। अब देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का यहाँ पर जो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान है उससे सफल परीक्षण किया है। अभी यही आपको 3-4 सवाल मिल रहे हैं। गौरव है क्या तो लंबी दूरी का ये ग्लाइडेड बम है। किसने डेवलपमेंट इसका किया, विकास किया है, तो डीआरडीओ ने किया है। पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से विकसित है। किससे परीक्षण किया गया तो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से किया गया। तो ये गौरव बेसिकली नाम ही आप याद रखेंगे, ग्लाइड बम है। और इसकी क्या विशेषता है तो एक वायु प्रक्षेपित सटीक निर्देशित बम है। गाइडेड का मतलब कि आप जो भी लक्ष्य हो उसकी तरफ गाइड कर दिए कि यहां पर जाके टारगेट को हिट करना है तो करेगा, यानी कि इसको गाइड किया जा सकता है। वायु प्रक्षेपित का मतलब कि हवा से इसको मारा जा सकता है, जिससे भारतीय वायुसेना की जो जरूरत है उसको ही ध्यान में रख के इसको डेवलप किया गया है। क्या कुछ विशेषताएं हैं इसको देख लेते हैं। तो इसका परास कितना होगा तो 30 से लेकर 150 किलोमीटर के दायरे में लक्ष्य को ये भेज सकता है, यानी 150 किलोमीटर दूर से ही आप अगर वायुयान से आप छोड़ देते हैं तो ये वहां तक टारगेट को हिट करने की क्षमता है। इसमें पंखों वाले संस्करण जो है, इसके 2 संस्करण है, पंख है इसमें लगा हुआ है, उस संस्करण को गौरव नाम दिया गया है और उसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है इस बम का। वहीं पर बिना पंख वाला जो संस्करण है उसका नाम गौतम 550 है। गौतम नाम है, 550 किलोग्राम का है। तो ये नाम भी याद रखेंगे, जो पंखों वाला संस्करण है उसका नाम गौरव है, बिना पंखों वाला जो है वो गौतम है। और नेविगेशन प्रणाली है, यानी बम में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम होता है जिसमें बिना जीपीएस की सहायता के ही, ये अलग सा इसका सिस्टम है, उसकी सहायता के ही ये टारगेट तक पहुंच जाता है। उपग्रह आधारित मार्गदर्शन, जीपीएस या डिजिटल नियंत्रण प्रणाली का समावेश इसमें किया गया, मतलब जीपीएस की बिना सहायता के ही ये टारगेट को हिट कर लेता है। इसी को इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर ही नेविगेशन सिस्टम ऐसा लगा है। अगला देखिए MK2A DEW प्रणाली का सफल परीक्षण हुआ है। अब इसने किसके द्वारा, डीआरडीओ ने आंध्र प्रदेश के नोर यानी कि राष्ट्रीय खुले प्रशिक्षण केंद्र कुर्नूल में, इस जगह को याद रखिएगा, इस परीक्षण को अंजाम दिया है। स्वदेशी रूप से विकसित MK2A क्या है, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन प्रणाली है। सीधे सीधे आपसे यही पूछा जा सकता है कि MK2A क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इस प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। कहां किया गया है तो कुर्नूल में किया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। किसके द्वारा तो डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब भारत इस परीक्षण के बाद विश्व के जो प्रमुख देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, इजराइल हो, इन देशों की सूची में भारत भी उन्नत सूची में शामिल हो गया है, जो कि उच्च शक्ति वाले लेजर हथियारों का संचालन कर सकते हैं। तो ये एक तरह का लेजर हथियार है, इसका परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। अब इसमें प्रकाश की गति से हमला हो सकता है। लागत में क्रांतिकारी बदलाव आया है, यानी कि कुछ सेकंड के लिए ही लेजर फायर करने की लागत कुछ लीटर पेट्रोल के बराबर होती है, तो कम लागत में आप इसको फायर कर सकते हैं। विविध लक्ष्यों पर प्रहार किया जा सकता है, इसकी विशेषताएं हैं। इसके तकनीकी विकास की बात करें तो डीआरडीओ की सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज हैदराबाद ने इसको डेवलप किया है और इसके विकास में
LRDE, IRDE, DLRL जैसी अन्य DRDO की जो प्रयोगशालाएं हैं, शैक्षणिक संस्थान है, भारतीय रक्षा उद्योग है, वो सब भी इसमें शामिल रहे हैं। इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, भारतीय खगोलविदों ने क्या किया है, उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप, इसकी सहायता से 4.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर, इतनी दूरी पर स्थित है एक धुंधली आकाश गंगा, जिसका नाम क्या है, NGC 4395 इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया है। किसने लगाया है, कहां लगाया है, क्या नाम है? 3 प्रश्न इसी में आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। तो कहां पर किया गया है स्थित, ये कहां, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहां स्थित है, उत्तराखंड के नैनीताल में। अब यहां पर 4.3 मिलियन प्रकाश वर्ष ये दूर स्थित है। इसका नाम क्या है, तो एक धुंधली आकाश गंगा है NGC 4395, इसी में इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का पता लगाया गया है। अब ये खोज भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक मंच पर एक मजबूत प्रस्तुति का उदाहरण भी है। क्या है भाई इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल, तो एक मध्यवर्ती द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को कहा जाता है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल। याद रखिएगा, मध्यवर्ती द्रव्यमान है। आकार इसका कितना है, तो सूर्य से ये 100 से लेकर लगभग 1 लाख गुने तक बड़ा हो सकता है। ये ब्लैक होल अक्सर छोटी आकाशगंगा में स्थित होते हैं और तब पहचान होती है जब सक्रिय रूप से अपने आसपास के पदार्थ का जब ये क्षय करने लगते हैं तो इसकी पहचान हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, किसने किया है इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल की, कहां पर खोजा गया है, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप है, उसकी सहायता से खोजा गया है। और जिस आकाशगंगा में खोजा गया उसका नाम आप जरूर याद रखेंगे, NGC 4395। आगे बढ़ते हैं। अब देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप की अगर बात करें तो इस भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, देवस्थल में ही। 2016 में इसको स्थापित किया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें इसे आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। पर्यावरण पारिस्थितिक में देखते हैं तो वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 में आयोजित हुआ। अब देखिए, इस पर जो भी वायु प्रदूषण है, स्वास्थ्य पर आयोजित दूसरा वैश्विक सम्मेलन है। अब ये WHO द्वारा आयोजित किया गया है। कब आयोजित हुआ, तो 25 से 27 मार्च 2025 के बीच कोलंबिया के कार्टाजेना शहर में आयोजित हुआ। तो सीधे सीधे यही पूछा जा सकता है कि कहां आयोजित हुआ, तो कोलंबिया के कार्टाजेना में आयोजित हुआ। वायु प्रदूषण पर WHO का दूसरा वैश्विक सम्मेलन है। दुनिया भर के इसमें 100 देश हैं, 700 से अधिक प्रतिनिधि हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। 3 दिन तक ये सम्मेलन चलता है और उद्देश्य जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वायु प्रदूषण, तो स्वच्छ वायु को सुनिश्चित करना, वायु प्रदूषण से जो भी स्वास्थ्य संबंधी हानि होती है, उस जोखिम होती है, उसको कम करना, वैश्विक संकट अगर है ये वायु प्रदूषण तो उसको कम करने के लिए कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, सामूहिक प्रयास किया जाए, ये इसका लक्ष्य था। तेलंगाना ने हीट वेव को किया राज्य विशिष्ट आपदा घोषित। किस राज्य ने, तेलंगाना ने हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए, भीषण गर्मी और लू की जो गंभीर आशंका है, उसी को देखते हुए तेलंगाना ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, एक ऐतिहासिक कदम उठाया। हीट वेव और सन स्ट्रोक को राज्य विशिष्ट आपदा, क्षमा करेगा, राष्ट्रीय नहीं, राज्य विशिष्ट आपदा, बोलने में त्रुटि हो जाती है कभी कभी, तो राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है, क्योंकि राज्य तो राज्य विशिष्ट आपदा ही घोषित कर सकता है, राष्ट्रीय कैसे कर सकता है। अब इस निर्णय के तहत लू जो चलती है उससे जान गंवाने वाले लोगों की संख्या जो है, उनको ये पैसा भी देगा, अनुदान भी देगा। अगर लू की वजह से किसी की मृत्यु होती है तो तेलंगाना उसके लिए 4 लाख रुपए अनुदान के तौर पर भी देगा, अनुग्रह राशि देगा। अब ऐसा निर्णय लेने वाला चूंकि पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। तेलंगाना ने इसको हीटवेव के लिए घोषित किया। हीटवेव जो है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड क्या है, कब हीटवेव किसी चीज को बताया जाता है, तो वो अलग अलग कंडीशन होती है। अगर तापमान के आधार पर आप देखेंगे, किसी मैदानी क्षेत्र में अगर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो गया तो, और वहीं पर पहाड़ी क्षेत्र में एक अलग मानदंड है, वहां पर तापमान 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होता है, तो वहां पर हीटवेव प्रभावित उसको माना जाता है। अगला आधार क्या है, जब सामान्य तापमान जो भी किसी जगह का रहता है उससे ज्यादा वृद्धि होती है, तो उस आधार पर किसी भी स्थान का अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तक अगर अधिक होता है, वृद्धि 6 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक होती है, तो इसको गंभीर हीटवेव कहा जाता है। ये सामान्य तापमान से वृद्धि के आधार पर होता है। अत्यधिक तापमान आधारित मानदंड क्या है, तो इसमें अगर कहा जाता है कि अधिकतम तापमान कहीं का 45 डिग्री या उससे अधिक अगर हो जाता है तो वो अपने आप हीटवेव की श्रेणी में मान लिया जाता है, चाहे सामान्य तापमान का अंतर कुछ भी वहां का हो। 45 डिग्री या उससे ज्यादा पहुंचा तो अपने आप हीटवेव की कंडीशन मान ही ली जाती है। अगला है, भारत और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के मध्य मुख्यालय
समझौते पर हस्ताक्षर। अब देखिए, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाया और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है यानी IBCA जो है उसके मुख्यालय की मेजबानी के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका मतलब ये हुआ कि जो IBCA का मुख्यालय होगा उसके तौर पर भारत अब काम करेगा, यानी भारत में उसका मुख्यालय होगा। इस समझौते के अनुसार भारत को IBCA के सचिवालय की मेजबानी मिलेगी, यानी इसका सचिवालय भारत में अब रहेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें भारत को, अगर भारत में उसका सचिवालय है तो उसके लिए भारत को कुछ सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। तो भारत संगठन के जो भी कर्मी होंगे, जो भी काम करने वाले व्यक्ति होंगे, उनको विशेषाधिकार देगा, उनको वीजा देगा, प्रतिरक्षा, परिसर और प्रशासनिक सुविधाएं भी भारत प्रदान करेगा। तो ये सारी जिम्मेदारी, चूंकि भारत के अंदर IBCA का ये सचिवालय होगा तो भारत ये सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कराएगा उसको सुचारू रूप से पूरा करने के लिए। तो भारत सरकार ने IBCA को मजबूती देने के लिए 2023-24 से 2028-29 तक, कितने साल तक, 5 साल तक के लिए 150 करोड़ रुपए के बजट के समर्थन की भी घोषणा कर दी है कि भारत इस दिशा में इतना बजट भी देगा इसके लिए। अब IBCA की स्थापना क्यों की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बिग कैट अलायंस, यानी कि जो बिग कैट होती हैं उसमें विश्व की जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है, जिसमें कि बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा का संरक्षण है, उनको सुनिश्चित करना ही इसका उद्देश्य है। तो ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर की थी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अप्रैल 2023 को। IBCA एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर की जब 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी तभी इसकी शुरुआत हुई थी और 7 प्रमुख जो बिल्ली की प्रजातियां हैं उनका संरक्षण इसका उद्देश्य है। DPS फ्लेमिंगो झील संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। अब देखिए, हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य है, वन्य जीव बोर्ड ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। क्या किया? नवी मुंबई स्थित DPS फ्लेमिंगो झील, इसको एक संरक्षण रिजर्व का दर्जा दे दिया गया है। कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, यह कदम केवल स्थानीय जैव विविधता के संरक्षण के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सेंचुरी से जुड़े किसी भी वेटलैंड को पहली बार यह औपचारिक सुरक्षा मिलने का एग्जाम्पल भी है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप एक इसको मोटा मोटी याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब गुजरात और ईरान जैसे दूर से आने वाले जो यहाँ पर पक्षी हैं वो यहाँ पर आते हैं। उसमें कई पक्षी हैं, जैसे गुलाबी पक्षी है। जब यहाँ पर ज्वार आता है तो TCFS में जल स्तर ऊंचा हो जाता है, तो इस झील को अपना स्थायी घर बनाने के लिए गुलाबी पक्षी ईरान जैसे दूर की जगहों से यहाँ पर चले आते हैं, गुजरात से भी आते हैं। इसके अलावा ये झील अन्य जलीय पक्षी और स्थानीय जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये याद रखेंगे आप। अगला है कुछ संक्षिप्तियां हैं, जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो चर्चित रहे हैं, जैसे न्यायमूर्ति BR गवई। क्यों चर्चा रही? तो न्यायमूर्ति BR गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो संजीव खन्ना जी थे, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर इनको नियुक्त करने की जो औपचारिक सिफारिश भेजी थी, इसकी वजह से यह चर्चा में आए। तो न्यायमूर्ति BR गवई का नाम आप याद रखेंगे। अब इनकी नियुक्ति होने के बाद ये KG बालकृष्णन के बाद भारत के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, इसलिए भी ये फेमस है, मतलब इसलिए भी इनको जाना जा रहा है। 2016 की नोटबंदी को बरकरार रखने वाले निर्णय में शामिल थे, उस पीठ का भी हिस्सा थे जिसमें 370 को, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को सही ठहराया गया था। अगला नाम अजय सेठ का है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इनको आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव अजय सेठ को भारत के नए क्या बनाए गए हैं? वित्त सचिव। तो भारत के नए वित्त सचिव बनाए गए हैं अजय सेठ। अब तुहिन कांत पांडे इनका ये स्थान लिए हैं। ये कहां चले गए? तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के चेयरमैन बना दिए गए, तो ये स्थान खाली हुआ, तो अजय सेठ को वित्त सचिव नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, अब ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ये क्या बने हैं? तो 23वें, नंबर याद रखिएगा, 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? दिनेश माहेश्वरी जी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आयोग 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 27 तक 3 वर्षों तक ये इसके इस तौर पर कार्य करेंगे। राजीव गौबा, तो केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की, उसके माध्यम से पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को क्या बनाया गया है? नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो राजीव गौबा जी का नाम क्यों मैं इस समय चर्चा में है? नीति आयोग का इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। डेनियल नोबा को इक्वेडोर के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है। तो डेनियल नोबा जो है इक्वेडोर के राष्ट्रपति दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से बना दिए गए। अनन्या पांडे, तो अनन्या पांडे जो है आधिकारिक तौर पर
जो फ्रेंच लग्जरी लेबर चैनल है उसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है, इसलिए इनका नाम चर्चा में रहा। मीराबाई चानू की बात कर ले तो मीराबाई चानू जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है उसके एथलीट आयोग का इनको अध्यक्ष बना गया है, इसलिए इनका नाम भी चर्चा में था। अब योजना परियोजना की बात कर लें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये चर्चा में क्यों रही? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की चर्चा में रहने का कारण ये था कि इसको 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो देश भर में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने और वित्तीय समावेशन को सशक्त करने वाली जो मुद्रा योजना है उसको 10 वर्ष उसके पूरे हुए हैं, इसलिए इसकी चर्चा हो रही है। तो मुद्रा योजना को आप पढ़ भी लीजिएगा, फिलहाल 10 वर्ष इसके पूरे हुए हैं इसलिए चर्चा में थी। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो याद रखेंगे भारत के सूक्ष्म लघु उद्योगों के लिए एक क्रांतिकारी पहल के रूप में इसको माना जाता है, जिससे कि 52 करोड़ ऋणों के माध्यम से 32.6 लाख करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इसमें कई जो ऋण दिए जाते हैं अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत, जैसे शिशु ऋण होता है 50,000 तक, किशोर ऋण होता है 50,000 से 5 लाख तक, तरुण ऋण होता है 5 लाख से 10 लाख और तरुण प्लस जो ऋण होता है 10 लाख से अधिक। तो ये इसके द्वारा मुद्रा ऋण के द्वारा दी जाने वाली अलग अलग ऋण की इसकी वेराइटीज है। क्या है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2? तो देखिए वाइब्रेंट विलेजेस जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि विलेजेस यानी ग्रामों से संबंधित है। 2024-25 से 28-29 तक ये लागू रहेगा और ये केंद्र क्षेत्र की प्रायोजना है, मतलब केंद्र द्वारा लागू की जाने वाली योजना है। भारत की भूमि सीमाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है। विशेष तौर पर जो फोकस होगा वो किस पर होगा? तो सीमावर्ती क्षेत्रों का समग्र ग्रामीण विकास करना, कि यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र का मतलब जो इंटरनेशनल बाउंड्री के करीब गांव है उसका विशेष तौर पर कैसे विकास किया जाए और विकसित भारत 2047 दृष्टि के अनुरूप ही कार्य करना इसका लक्ष्य है। इसके लिए जो बजट है 6,839 करोड़ रुपए और समय सीमा है 2028-29 तक इसको पूरा करना है। कहां पर फोकस होगा? तो अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाओं पर, आईएलबी पर सटे जितने ब्लॉक हैं वहां पर इसका फोकस होगा। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम में विशेष तौर पर अंतरराष्ट्रीय भूमि सीमाएं जो है वहां पर सटे ब्लॉकों पर ही फोकस होगा। भारत की सीमा पर जो देखेंगे आप, अगर विशेष तौर पर अगर देखिए तो यहाँ पर अगर शामिल राज्यों को देखें और केंद्र शासित प्रदेशों के देखें तो कुल 17 है। पूर्वोत्तर में अगर देखें तो भारत में चाहे अरुणाचल प्रदेश, असम हो, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम हो, उत्तर भारत में भी ये विभिन्न बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, तो ये इन सभी जगहों को कवर करता हुआ विशेष तौर पर जो सीमावर्ती राज्य हैं उन पर फोकस इसका रहेगा। समिति सम्मेलन की बात करें तो छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित हुआ? तो बैंकॉक में। बैंकॉक कहां है? थाईलैंड में। आयोजन कब हुआ? तो थाईलैंड की अध्यक्षता में ही हुआ 2025 में। भारत के प्रतिनिधि कौन थे? तो पीएम नरेंद्र मोदी थे। और इसकी थीम क्या थी? तो थीम बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, ये इसकी थीम थी। तो थीम याद रखेंगे। कौन अध्यक्षता किया? तो याद रखिएगा थाईलैंड की अध्यक्षता में हुआ है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन। और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटना इसका उद्देश्य है। अब क्या क्या प्रमुख घोषणाएं रहेंगी एक नजर डालते हैं, कभी कभी इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो बैंकॉक विजन 2030 अपनाया गया। इसमें क्या था? तो आर्थिक एकीकरण, तकनीकी सहयोग, जलवायु परिवर्तन से निपटने की रणनीति, भविष्य के लिए बिम्स्टेक का एक रोड मैप तैयार किया गया जो कि शामिल था बैंकॉक विजन 2030 के अंतर्गत। भारत थाईलैंड रणनीतिक साझेदारी, इस पर भी बात की गई कि दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक स्तर पर कैसे और बेहतर किया जाए। भारत की 21 सूत्री कार्य योजना यानी संपर्क, व्यापार और तकनीकी सहयोग, चाहे वो आपदा प्रबंधन, डिजिटल समावेशन, इन क्षेत्रों में कैसे बेहतर किया जाए। बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में बात की गई, जिसमें कि आपदा प्रबंधन हो गया, समुद्री परिवहन हो गया, पारंपरिक चिकित्सा हो गया, कृषि अनुसंधान हो गया। अब ये सब कहां स्थापित होगा? बिम्स्टेक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना ये भारत में स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल और वित्तीय समावेशन, भारत की यूपीआई प्रणाली को बिम्स्टेक देशों के भुगतान तंत्र से जोड़ने की भी योजना है। बेंगलुरु में ऊर्जा केंद्र की स्थापना का भी प्रस्ताव है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पायलट परियोजना के तौर पर। फिर जो बोधि कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर, यानी कि मानव संसाधन विकास पर फोकस किया जाएगा, छात्रवृत्तियां, कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि पर फोकस किया जाएगा। तो बोधि कार्यक्रम की शुरुआत भी पूछा जा सकता है। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया, यहाँ पर सांस्कृतिक और युवा जुड़ाव के बारे में बात की गई। अब यहाँ पर बिम्स्टेक एथलेटिक्स मीट, प्रथम बिम्स्टेक खेल प्रतियोगिता, संगीत महोत्सव, युवा महोत्सव, हैकाथॉन, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम ये भी यहाँ पर किए गए। अगला है रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित। तो यहाँ देखिए फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस सूचकांक 2025, इस पर नजर डालते हैं। ये हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की संस्था है अंकटाड, उसके द्वारा यह प्रकाशित है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स 2025। अब भारत और चीन ने हाल के वर्षों में
एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निजी निवेश के जरिए विकासशील देशों के बीच अग्रणी स्थान प्राप्त किया। देखिए ये बेसिकली जो है संयुक्त राष्ट्र की जो संस्था अंकटाड है उसी के द्वारा प्रकाशित फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडिनेस इंडेक्स है। तो एक तो यही प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा ये प्रकाशित किया गया, ये याद रखेंगे आप। वर्ष 2024 में भारत को 36वां स्थान प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में? तो एआई के क्षेत्र में जबरदस्त निजी निवेश के जरिए विकासशील देशों के बीच अग्रणी स्थान प्राप्त किया गया भारत और चीन के द्वारा। तो 2024 में भारत को 36वां स्थान मिला था, 2022 में 48वीं रैंकिंग से ये सुधार को दिखाता है। अब इस सूची में 5 स्थानों पर कौन कौन है? तो क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका पहले पर है, स्वीडन आपको दिख रहा है, फिर नीदरलैंड, फिर सिंगापुर और फिर स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर है। अब यहाँ पर विभिन्न मापदंडों में भारत का स्थान है, क्या है? तो देखिए यहाँ पर मापदंड दिखाया गया, यहाँ पर स्थिति। जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में भारत का स्थान दिखाया गया 99वां, कौशल के लिहाज से दिखाया गया, कौशल में भारत का स्थान 113वां, औद्योगिक क्षमता में 10वां, अनुसंधान विकास में 3रा, वित्त तक पहुंच में 70वां। तो ये अलग अलग सेगमेंट को मिलाकर फिर एक संयुक्त जो है रैंकिंग वो भी बताई गई है। अगला है ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2023 रिपोर्ट। अब रिपोर्ट जारी कौन सी संस्था की है? संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु प्राकलन अंतर एजेंसी समूह यानी MMEIG। रिपोर्ट वर्ष जो है वो शीर्षक से ही समझ गए होंगे, 2000 से 2023 तक इसके आंकड़ों पर आधारित है। अब इसमें क्या मुख्य बातें हैं? तो मातृ मृत्यु की कुल जो संख्या है 2023 के लिहाज से अगर देखें तो भारत में 19,000 महिलाओं की मृत्यु गर्भावस्था या प्रसव से जुड़ी वजहों से हुई है। यह संख्या दुनिया की कुल मातृ मृत्यु का 7.2% है। तो ये एक बात है। ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2023 रिपोर्ट में अगर देखें दुनिया में क्या स्थिति है तो भारत नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित देश इसमें दिखाई देता है। इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 7.2% और फिर पाकिस्तान 4.1%। तो ये एक चिंताजनक भी बात है भारत के लिहाज से। मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट की अगर बात करें तो वर्ष 2000 में 384 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर थी, गिरावट आई है, लेकिन फिर भी अभी भारत विश्व में अगर देखें तो कांगो के बाद उच्चतम स्थान पर बना हुआ है, यानी मातृ मृत्यु के मामले में। इस अनुपात में 2000 में जहां 384 प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर मृत्यु हो रही थी, वहीं 2020 में आप देखेंगे कि वर्ष 2020 के बाद आप देखेंगे 2023 में ये 80 पर पहुंचा है। तो 1990 में कुल 90 से जब तुलना करेंगे तो कुल 86% की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन वैश्विक औसत की जो गिरावट है वो केवल 48% ही रही है। उसकी तुलना में अगर आप देखेंगे तो केवल 48% ही रही है। तो जरूर हम 1990 से अपने प्रदर्शन को सुधारे हैं, लेकिन वैश्विक जो गिरावट है उसकी तुलना में अभी भी पिछड़े हम नजर आ रहे हैं। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। अब टाटा ट्रस्ट ने भारत में न्याय व्यवस्था की जमीनी सच्चाई और राज्य सरकारों की क्षमता का आकलन करने वाली ये रिपोर्ट जारी की है, जिसका नाम है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जस्टिस रिपोर्ट का मतलब न्याय व्यवस्था की क्या स्थिति है। अब इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, चाहे पुलिस, न्यायपालिका, जेल और विधिक सहायता, इसके प्रदर्शन का ही व्यापक मूल्यांकन इसमें किया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए ताकि सुधार इसमें किया जा सके। इसमें क्या है मुख्य निष्कर्ष? तो बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में अगर आप देखें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना शीर्ष स्थान पर है। यानी बड़े राज्यों में जो न्याय की स्थिति है वहां पर कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना इसमें ऊंचे स्थान पर है, बड़े शीर्ष पर है। छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों ने पिछली रिपोर्ट की तुलना में सुधार तो किया है, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। महिलाओं की सीमित भागीदारी है। पुलिस में महिलाएं अब भी सीमित संख्या में है, केवल 8% ही अधिकारी स्तर पर हैं, जबकि 90% महिलाएं कांस्टेबल लेवल पर हैं। भारत में प्रति 831 लोगों पर केवल 1 पुलिसकर्मी उपलब्ध है, जबकि होना कितना चाहिए? होना तो और ज्यादा चाहिए। अब न्याय प्रदान करने में अंतराल, देश में लगभग 21,000 न्यायाधीश हैं, यानी प्रति 10 लाख पर 15, जबकि विधि आयोग द्वारा कहा गया है कि प्रति 10 लाख पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिए। तो यह भी कम है, इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालय में 21% रिक्तियां हैं, यानी कि यहां पर भर्ती करने की आवश्यकता है। कारागार की बात करें तो भारत के कारागारों में क्षमता से अधिक कैदी है, 131% कैदी हैं, और कर्मचारी वर्ग में 28% अधिकारी और 44% रक्षक और 43% चिकित्सा कर्मियों की कमी है, यानी कि यहाँ अपॉइंटमेंट होने की जरूरत है। डॉक्टर कैदी अनुपात जो है 10 संबंधित 775 है, जबकि होना कितना चाहिए? 10 संबंधित 300, यानी कि 300 लोगों पर 10 चिकित्सा डॉक्टर होना चाहिए। अगर 300 कैदी है
तो 10 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन है कितने? 775 पर 10 है, तो इनको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट क्या है? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय रिपोर्टिंग है जो कि राज्य को न्याय प्रदान करने की क्षमता में रैंक देती है। अब ये 5 मानदंडों का इसमें उपयोग किया जाता है, 4 स्तंभ भी इसके हैं। कौन कौन सा मानदंड है? तो पुलिसिंग कैसी है वहां, जेल व्यवस्था कैसी है, न्यायपालिका कैसी है, विधिक सहायता वहां पर किस तरह से मिल रही है, ये सारी चीजों का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाता है। चाहे मानव संसाधन वहां पर, बुनियादी ढांचा, बजट, कार्यभार और विविधता, इन स्तंभों के आधार पर। अब निष्पक्ष तुलना के लिए राज्यों को बड़े मध्यम आकार में बांटा गया है, यानी कि 1 करोड़ जनसंख्या से कम और 1 करोड़ जनसंख्या से ज्यादा, तो इस आधार पर बड़े और छोटे का विभाजन भी किया गया है। ऑपरेशन अभियान सैन्य अभ्यास की बात करें तो प्रचंड प्रहार यानी भारतीय सेना ने 25 से 27 मार्च के बीच में अरुणाचल प्रदेश में, स्थान कहां है? अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर पूर्वी कमान के तहत एक त्रिसेवा एकीकृत बहुडोमेन यानी कई डोमेन में एक युद्ध अभ्यास किया। त्रिसेवा एकीकृत का मतलब कि तीनों सेवाओं यानी भारत की जो जल थल नभ तीनों सेवाएं हैं उसका बहुडोमेन कई डोमेन में ये युद्ध अभ्यास किया गया। प्रचंड प्रहार इसका नाम है। यह अभ्यास भारत चीन सीमा पर सैन्य तैयारियों और संयुक्त युद्ध क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यानी कि भारत चीन सीमा पर करके इस तरह के अभ्यास हम अपने पड़ोसियों को भी एक तरह से मैसेज देते हैं कि हम तीनों ही सेनाओं में जो अभ्यास है उसको प्रदर्शन भी एक होता है कि हमारी सेना अपनी आत्मरक्षा में निपुण है। ऑपरेशन ब्रह्मा, अब देखिए ऑपरेशन ब्रह्मा जो है म्यांमार में जब विनाशकारी भूकंप आया तो उसके बाद भारत ने अपनी पड़ोसी पहल जो नीति है, पहले पड़ोसी फर्स्ट जो नेबर की नीति है, उसके तहत एक बार फिर से भारत ने इसको सार्थक किया। ऑपरेशन ब्रह्मा के द्वारा उसमें मदद दी। इसके तहत मानवीय सहायता और आपदा राहत का अभियान यहाँ पर चलाया गया। कहां पर? म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद। तो ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? म्यांमार में ऑपरेशन भूकंप जो भूकंप आया था उसके बाद भारत द्वारा चलाई गई सहायता कार्यक्रम। यह ऑपरेशन भारत की समग्र सरकारी नीति, सैन्य क्षमता और मानवीय मूल्यों का भी परिचायक है। नौसेना अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025, भारत और अमेरिका याद रखेंगे, क्या नाम है? टाइगर ट्रायम्फ 2025, भारत अमेरिका के बीच सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए यह अभ्यास चलाया गया। भारतीय नौसेना का द्विपक्षीय संयुक्त मानवीय सहायता और राहत आपदा अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 के चौथे संस्करण था ये, तो फोर्थ था यानी कि चौथा संस्करण था। चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया। अब देखिए संस्कृति का 5वां अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, निश्चित रूप से ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। संस्कृति के 4 अध्याय आपने सुने होंगे, संस्कृति का 5वां अध्याय। अब देखिए संस्कृति का 5वां अध्याय भारत में इसी से मिलता जुलता जो नाम दूसरा मैंने लिया, बताइए वो एक पुस्तक है, उस पुस्तक को किसने लिखा था? फिलहाल इस पुस्तक के बारे में तुम आपको बताएंगे। देखिए संस्कृति का 5वां अध्याय जो है ये पीएम नरेंद्र मोदी जो है उनकी जो भी विचार है, उनके भाषणों का संकलन है। ये भी एक पुस्तक ही है संस्कृति का 5वां अध्याय, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है और ये पाठकों के समक्ष इसको प्रस्तुत किया गया है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। विभिन्न जगहों पर उन्होंने अपने जो भी संस्कृति पर विचार दिए हैं अपने विभिन्न भाषणों में, उसी को संकलित करके इसको एक पुस्तक का रूप दिया गया है, जिसमें भारतीय संस्कृति, भारत की परंपरा, उसके आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत का समावेश इनमें उनके जो भाषणों के संकलन को पुस्तक का रूप दिया गया है उसमें दिखाई देता है। इसकी प्रस्तावना किसने लिखी है? तो राम बहादुर राय ने लिखी है और संकलन डॉक्टर प्रभात ओझा ने किया है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। कुछ चर्चित स्थल की बात करते हैं, जैसे पनामा नहर चर्चा में था क्योंकि अमेरिका और पनामा एक नए रक्षा सुरक्षा समझौते का अधिकरण उसने पूरा किया। इसका उद्देश्य था कि जो पनामा नहर है उस पर चीन का जो बढ़ता प्रभुत्व है उसको कैसे कम किया जाए। पनामा नहर की बात करें तो इसका निर्माण मूलतः 1914 में हुआ था और इस पर अमेरिका का नियंत्रण था। फिर 1979 में नहर का नियंत्रण पनामा नहर आयोग को सौंप दिया गया, जो अमेरिका और पनामा की एक संयुक्त एजेंसी थी। अंततः 1999 में पूर्ण नियंत्रण पनामा को सौंपा गया था। अटलांटिक और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिससे अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच की जो दूरी है उसको कम कर देता है। लगभग 8000 समुद्री मील की दूरी कम हो जाती है पनामा नहर, इसलिए इसका काफी इंपॉर्टेंस है। पुरस्कार की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्रा विभूषण सम्मान से सम्मानित हुए। महत्वपूर्ण सवाल है, मित्रा विभूषण सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? पीएम मोदी को किया गया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसानायके के द्वारा। अब देखिए ये जो सम्मान है मित्रा विभूषण सम्मान, ये श्रीलंका द्वारा प्रदान किया जाता है। अब तक 4 लोगों को ही प्रदान किया गया है, तो ये याद रखिएगा। तो इससे पहले अगर देखें तो 4 लोगों को दिया गया। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण, कहां का है? तो श्रीलंका का है।
श्रीलंका द्वारा जो भी विदेशी गणमान्य व्यक्ति हैं उनको यह दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। वहां के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे महिंदा राजपक्षे, उन्होंने की थी। ये सम्मान केवल 4 नेताओं को मिला है। किसको किसको? तो मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को, फिलिस्तीन के नेता यासर अराफात को, और अब मिल गया है भारत के पीएम मोदी को। तो इस तरह से 4 लोग हो गए हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। ढोकरा शिल्प कला, दूसरा नाम गढ़वा कला। देखिए, पीएम मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को एक अनोखी ढोकरा कला से बनी हुई पीतल की नाव भेंट की थी। इसलिए ये ढोकरा शिल्प कला जो है चर्चा में आ गई थी। तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसमें क्या था? तो मोर की आकृति पर एक आदिवासी सवार को दर्शाया गया था। और ढोकरा शिल्प कला की बात करें तो ढोकरा कला दस्तकारी की प्राचीन कला है जो कि बस्तर जिले वहीं के कोडा गांव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं, उससे इसकी पहचान है। इसमें क्या होता है? पुरानी मोम कास्टिंग तकनीकी का उपयोग करके ये मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो कि आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें तांबा, जस्ता, रांगा, टीन आदि धातुओं के मिश्रण उनको मिक्स करके उसकी ढलाई की जाती है। मूर्तियां, बर्तन, रोजमर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं। अब मधुमक्खियों के मोम का इसमें इस्तेमाल किया जाता है उनके ढांचे में उनको ढालने के लिए। मोम क्षय विधि जिसको कहते हैं, वैक्स लॉस प्रोसेस कहते हैं इसके बारे में, इसकी सहायता इसमें ली जाती है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है वैक्स लॉस प्रोसेस का, जिस मोहनजोदड़ो के समय भी जो नृत्य करती हुई लकड़ी की प्रसिद्ध मूर्ति मिली थी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अंत में कुछ अभ्यास प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी आप पर देंगे। इन अभ्यास प्रश्नों का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। अगर आपने ध्यान से सेशन को सुना होगा तो जरूर आप सही जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या कर्नाटक? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किन 2 भारतीय ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? वेद और उपनिषद, रामायण और महाभारत, भगवत गीता और नाट्यशास्त्र या अर्थशास्त्र और योग सूत्र? बता लेंगे आप, जरूर इसको सही जवाब देंगे। हाल ही में लॉन्च भीम 3 ऐप में कितनी भारतीय भाषाओं को उपलब्ध कराया गया है? 10, 15, 20, 25? सही जवाब आप जरूर दे लेंगे। हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ 2025 अभ्यास किन 2 देशों की नौसेनाओं के बीच आयोजित किया गया? भारत अमेरिका, भारत और जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया या भारत और फ्रांस? और अगला प्रश्न है, हाल ही में विमोचित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय किस नेता के भाषणों का संकलन है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह? इन प्रश्नों का आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। अगली श्रृंखला में कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे जिससे कि आपके पूरे वर्ष का रिवीजन बेहतर तरीके से हो सके। और यहाँ पर जो कोट लिखा है कि निरंतरता का अभ्यास विश्वसनीयता का मानक है, तो निरंतरता आपकी बनी रहे जिससे कि सफलता को आप जरूर प्राप्त करें। तो लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें।